स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे। आज हम लोग बात करेंगे 100% ग्रीन यानी रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने वाले ग्रिड के बारे में। तो आइए समझते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप लोग देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे हर कंट्री इस पे अपना दांव खेल रहा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो अमेरिका हो। सबका क्लेम है कि ये 100% रीन्यूएबल्स में जाना चाहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये पॉसिबल है, कि सिर्फ हवा में उड़ रहे हैं, कि या ये किया जा सकता है। तो हिसाब ये समझिए कि कोर लेवल पे जितनी टेक्नोलॉजी चाहिए थे हम लोग को, कि इसको करने के लिए ऐसा नहीं होता, एक होता कि आपने पेपर में रॉकेट बनाया, एक होता नहीं आपने एक्चुअल रॉकेट इंजन बना के देख लिया, अब बस उसके मास प्रोड्यूस करना है। तो हम लोग कोर टेक्नोलॉजी जो है, यानी कि क्या क्या चीज़ चाहिए इसको करने के लिए, वो कर चुके हैं। हो गया, सारा मेन डेवलपमेंट हो चुका है। और जो हमारे पास एक दूसरी बात है कि पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण जिस स्पीड से हानि होती जा रही है, वो स्पीड बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग डाले जा रहे हैं, वो स्पीड और बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पास एक टाइम लिमिट आ गया कि नहीं, अभी सॉल्व करो। अब ये ऐसा नहीं है कि अरे 50 साल बाद देखेंगे, वो टाइम जा चुका है। और इसको अभी सॉल्व करना शुरू करेंगे तो भी ऐसा नहीं है कि ये आज सॉल्व हो जाएगा। आप पूरा देश लगा दिए, पूरा दुनिया लगा दिए, जितना पैसा है सब लगा दिए, तब भी नहीं हुआ। जैसे बिगाड़ने में इतना टाइम लगा था, सुधारने में उतना ही टाइम लगेगा। तो हमारे पास जो आइडलिंग टाइम है कि कितना टाइम आप बस देखते हैं क्या होता है, वो टाइम खत्म हो चुका है। तो इसको तुरंत करना बेहद ज़रूरी है। और टेक के मामले में कि क्या बाबू साहब, हमेशा सब लोग पहले क्या बोलते हैं, भाई ये टेक है ही कहाँ, नहीं, आज वो कहना सही नहीं होगा। टेक्नोलॉजी रेडी हो चुकी है। और अभी जो इशू है वो है डिप्लॉयमेंट का, यानी कि इसे आप कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं या कैसे इसका लार्ज स्केल डेवलपमेंट करते हैं, वो आप पे भी है। अभी डिप्लॉयमेंट इशू नहीं है, टेक्नोलॉजी बन चुकी है, उसका टेस्टिंग हो चुका है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आ चुका है, तो काफ़ी सारी चीज़ क्लियर हो चुका है। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, महंगा ज़रूर होगा, लेकिन पॉसिबल ज़रूरी मतलब है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा सोलर। तो सोलर में ये समझिए कि रिसेंटली इंडिया जैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा सोलर फार्म बना है। जैसे कि ये सैटेलाइट व्यू में अगर आप देखेंगे, एरियल व्यू में, ये 2018 में था। ये अभी 2020 के आसपास का फोटो लिया गया है। ये करीब 2 गीगावाट के ऊपर का सोलर फार्म है। ये दुनिया का पहला जो 2 गीगावाट के ऊपर चला गया। तो समझ लीजिए कि मतलब 2000 मेगावाट। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोग सोलर से बना रहे हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को अब डेटा पॉइंट ये मिल रहा है, जितने एनालिस्ट हैं, कि ये सब ठीक है, बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट का अभी करंट एनालिसिस है कि भैया रूफ टॉप ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जैसे मतलब गवर्नमेंट के पास है कि ठीक है, ज़मीन खरीद लिए, कर ली करती है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक जगह पे आप रख रहे हो सारा। और ज़मीन हेक्टेयर हेक्टेयर में खरीदना या किलोमीटर स्क्वायर में खरीदना गवर्नमेंट के लिए भी सस्ता नहीं है। और आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपका पूरा देश का बिजली एक जगह से आता है, कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। क्योंकि मान लीजिए दूसरा कोई आपका बूम कर दे, वो तो बात ही अलग है, लेकिन मान लीजिए कभी भूकंप आ गया, कभी कुछ सैंडस्टॉर्म आ गया, कुछ भी होता है, आप लटक जाओगे। और मतलब प्रैक्टिकलिटी स्टडी के हिसाब से रूफ टॉप सोलर जो है वो ऐसा जगह पे पहुंच गया जहां लोग खुद ब खुद कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा और पुश करे तो बहुत जल्दी, मतलब इसको डिप्लॉय करने का स्पीड और रूफ टॉप सोलर का स्पीड दोनों ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। यानी कि अभी रूफ टॉप सोलर पे अगर इंडियन गवर्नमेंट पूरा मेहनत करती है तो धड़धड़ा के इंडिया को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सोलर से दिया जा सकता है। और मेगा प्रोजेक्ट तो बना ही रहे हैं। अब रहा बात, काफ़ी लोग कहेंगे अच्छा ये सब बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता क्या? होता है, लेकिन हर इसीलिए बोल रहे थे कि टेक्नोलॉजी टेस्टिंग हो चुकी है। यानी कि हम लोगों ने बनाया, बड़े बड़े फार्म्स बनाए, उसके बाद पता है कि इसको बनाने में जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उससे ज़्यादा रिलीज होता है अगर ये जो एनर्जी बनाएगा अपना ज़िंदगी में। जैसे मान लीजिए एक पैनल है, एक पैनल आप लीजिए, एक पैनल को बनाने में जैसे मान लीजिए रफली मान लीजिए अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो आपको इतनी बिजली बना के देगा कि वो बिजली आप किसी भी और तरीके से निकाले, आपको 25-26 टन वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डाल देगा। तो हर मामले में सोलर पैनल बनाना फायदेमंद साबित हो रहा है। तो समझिए ये रास्ता हो गया। और रहा बात इसको रिसाइकलिंग करना, भी उतना फर्जियत वाला बात नहीं है। काफ़ी लोग कुछ ज़्यादा उछलने लगते हैं कि इसलिए रिसाइकिल कैसे करेंगे। अरे जैसे लेड एसिड बैटरी रिसाइकिल करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जब तक बड़ा नहीं होता कोई रिसाइकिल नहीं करता, क्योंकि उससे प्रॉफिट नहीं होता है। सोलर पैनल इतना स्पीड से बढ़ रहा है कि अब उसको रिसाइकिल करने में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा और उसको किया जाएगा। तो यही समझिए कि सोलर पैनल हो गया। तो अब बात बनता है कि क्या सोलर पैनल हो गया, मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकते? जा सकते। तो अभी जितने लैब में इंजीनियरिंग की जा रही है, डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो 2 चीज़ पे किया जा रहा है, 2 अलग अलग रास्ते पे। पहला रास्ता है रिड्यूस कॉस्ट का, यानी कि अभी जो सिलिकॉन क्रिस्टल से ग्रो करके बनाया जाता है, ये महंगा होता है। बहुत महंगा नहीं है, लेकिन महंगा होता है। मतलब अब थोड़ा दर्द होता है आपको लेने में। जैसे कि कोई भी अगर लेना चाहता है तो वो 5 लाख तो मान के चलिए ही आप, तब आपको एक अच्छा सिस्टम मिलता है। तो क्या होगा अगर वो 5 लाख की जगह 1 लाख हो जाए?
तब तो हर कोई लगा लेगा, मुंह दिखाएगा लगा लेगा, देखते देखते लग जाएगा। तो वही हम लोग करना चाहते हैं। तो काफ़ी इंजीनियर लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिलिकॉन की जगह कुछ और इस्तेमाल करें। ठीक है, ये हो गया एक मतलब एक टाइप का रिसर्च पे काम चल रहा है। दूसरा एक और रिसर्च है जिसको कहते हैं वर्किंग इफिशियंसी को इंप्रूव करना। ये सब जो बनाए जा रहे हैं पैनल, ये बहुत महंगे होने वाले हैं। आम आदमी आप और हम नहीं छू सकते। इस पर कुछ लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे मल्टी जंक्शन सोलर सेल, यानी कि सोलर सेल रियल लाइफ में जैसे बहुत कम ही एफिशिएंट होता है, 20 मान के चलिए, अच्छा सब चीज़ है तो 20 आप मान के चलिए, ठीक है, बल्ले बल्ले, लेकिन बाकी 80 का क्या हुआ। तो वही बात है कि एक जंक्शन यानी कि सिलिकॉन का एक जंक्शन कितनों हाई तबाह मार लीजिए, वो 20 से ऊपर नहीं जा मतलब रियल वर्ल्ड में 20 से ऊपर नहीं जाएगा। 25 बहुत हाथ पैर मार रहे हो तो हिसाब यही बन रहा है कि मल्टी जंक्शन जैसे कि जो सैटेलाइट सब में यूज़ होता है, वो सब आराम से 40 क्रॉस कर जाता है कि 2 जंक्शन है। कुछ लोग और पे काम कर रहे हैं, ट्राई जंक्शन काम कर रहे हैं कि वो मतलब ऑलमोस्ट 50 क्रॉस कर देता है। तो अभी सारा टेक्नोलॉजी यही 2 जगह पर रिसर्च किया जा रहा है। पहला कि ऐसा कर दो कि हर कोई लगा ही ले। दूसरा ऐसा कर दो कि अगर आपको गीगा फार्म बनाना, जैसे ये समझ लीजिए यही इतना ही सरफेस एरिया, मतलब इतना ही जमीन जितना गवर्नमेंट ने खरीदा था, बस यही डबल पावर देने लग जाए। तो दोनों पे अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो जो आने वाले टाइम में होगा उसमें सोलर में ऐसा कुछ बदलाव अब नहीं होने वाला कि वो सोलर पहले ऐसा होता था अब ऐसा हो गया, वैसा बदलाव नहीं होगा। सोलर मेच्योर हो चुकी है, यानी कि गवर्नमेंट इंसेंटिव बस इसका स्पीड बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट जो आपको इंसेंटिव अभी देती है सारे देश में, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट अलग अलग देती है, वो सिर्फ स्पीड के लिए है। लोग खुद से भी करेंगे, अगर इंसेंटिव नहीं भी रहेगा तो भी खुद से करेंगे। कारण वही है कि अब ये प्रॉफिटेबल आने लगा है। जैसे कि बिजली का दाम इतना बढ़ गया है कि मेरे जगह पे लोग कह रहे हैं भैया 5 ईयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो उसके हिसाब से तो ना करना बेवकूफ़ी है भैया, मेरा बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो हिसाब वही समझिए, सोलर एक बहुत बड़ा बहुत सक्सेसफुल औजार है एक देश को रिन्यूएबल मतलब 100% रिन्यूएबल की तरफ ले जाने में, बहुत बड़ा औजार है। और रूफ टॉप कर देंगे तो हर रूफ टॉप के लिए बैटरी बैंक बनाना भी पॉसिबल है। फिर बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा औजार विंड का। तो विंड टेक्नोलॉजी भी काफ़ी मेच्योर हो गई है। और बीच में हम लोग काफ़ी लोग देखे होंगे जो काफ़ी टेक्नोलॉजी हुआ ट्राई कर रहे थे, जैसे एक तो काइट था, काइट बड़ा सा रेडियस बनाएगा, उससे खूब एनर्जी निकालेगा, वो भी फ्लॉप हो गया। फिर था बैलून जाएगा, वो भी घूमेगा, वो भी फ्लॉप हो गया। बहुत सारे फ्लॉप हो गए। कारण क्या है? वो फ्लॉप नहीं हुए, वो सब महंगे बहुत हो गए। और ये जो आपका ऑफ शोर विंड फार्म टेक्नोलॉजी है, ये इकोनॉमी ऑफ स्केल में घुस चुका है। यानी कि ऑफ शोर विंड फार्म बनाने के लिए आपको अलग से बोर्ड चाहिए, अलग से सबस्टेशन चाहिए, जितना भी अलग अलग तिगड़म चीज़ें, वो कई सारी कंपनी बनाने लगी है और उसका इतना डिमांड होने लगा है। यूरोपियन यूनियन तो टूट पड़ा है इस पे, मतलब अपना समझिए टूट पड़ा है। इस मामले में इंडिया थोड़ा पीछे चल रहा है। सोलर के मामले में इंडिया धड़ाधड़ा के आगे बढ़ रहा है, लेकिन विंड के मामले में, खासकर कि ऑफ शोर विंड फार्म के मामले में इंडिया थोड़ा पीछे चल रहा है। और इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है। हमारे पास इतना बड़ा मतलब ये है क्या बोलते हैं आपका सी शोर है कि टेंशन ही नहीं लेना है। मतलब इंडिया के पास बहुत से बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, लेकिन इसको अब मेरे समझिए मतलब इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा पीछे चल रहा था। तो अब इस पर काफ़ी जगह मैंने देख रहा हूँ कि टेंडर नए नए रिलीज़ किए जा रहे हैं कि भैया इससे भी थोड़ा निकाला जाए। कारण ये है कि ऑफ शोर सिस्टम जो है ना, वो मतलब पानी जो है स्मूथ होता है। आप जमीन के कंपेयर में देखेंगे तो पानी स्मूथ होता है। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि हवा जो उस पर चल रहा है वो ड्रैग कम क्रिएट करता है। उसका मतलब होता है हवा में ज़्यादा एनर्जी रहती है, घर्षण कम रहता है। तो आपका टरबाइन, यही टरबाइन आप उठाइए और जमीन के ऊपर रख दीजिए, या तो एकदम बीच में ही रख दीजिए, बीच में वो कम एनर्जी देगा और ऑफ शोर में रखते हैं ज़्यादा एनर्जी देगा, और 10-20% पर टरबाइन पे ऐसा होता है। तो इसीलिए ऑफ शोर करने का वो है, और प्लस जमीन खरीदने का दिक्कत खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ऑफ शोर अभी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अभी हम लोग जो टरबाइन बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टरबाइन बन रहे हैं, यानी कि आराम से आपको मिल सकता है जो 10 मेगावाट से ऊपर के टरबाइन बनाते हैं। हैलाइड एक्स तो करीब 12-13 मेगावाट चल रहा है, और चाइना भी क्लेम कर रहा है कि वो एक बना चुका है जो 15 मेगावाट का है। तो हिसाब समझिए इस सब का फायदा क्या होता है इतना बड़ा बड़ा बनाने का? डॉलर पर किलोवाट घट जाता है, क्योंकि ये सब टरबाइन का सबसे बड़ा कमी जो है वो है मेंटेनेंस बहुत खाता है। लेकिन मेंटेनेंस टरबाइन लिमिटेड होता है, यानी कि एक टरबाइन को मेंटेन करने के लिए आपको 2 बार उसमें साल में 2 बार जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वही मान लीजिए कि टरबाइन का नंबर जितना होगा उसके हिसाब से होगा ना, कितने लोगों को आपको हायर करना है, कितने लोगों को आपको वहाँ रखना होगा, कितने लोग आते जाते रहेंगे। तो नंबर अगर आप घटा देते हैं तो पर मेगावाट आपका जो दाम है वो घट जाता है। इसीलिए बड़े से बड़े और उससे भी बड़े टरबाइन के पीछे काम किया जा रहा है। और इसका दूसरा फायदा जो सोलर का सबसे बड़ा वीकनेस है कि रात को क्या करेगा, ये ऐसा नहीं होता कि रात को बंद हो जाता है। और कुछ कुछ जगह पे ये ऐसे लोकेशन पर रहता है कि भैया सही में 24/7 चलता है, मतलब आपको टेंशन लेना ही नहीं है। डेनमार्क में देख लीजिए क्या हो रहा है। तो हिसाब वही समझिए, विंड एक दूसरा बैकबोन के तौर पे, सोलर अपना बम दे रहा है, हर जगह कर रहा है, लोग कर रहे हैं, दाम घट गया है। ये दाम मतलब नहीं घटा है, लेकिन ये गवर्नमेंट इसको अफोर्ड कर सकता है, और ये बल्क लोड दे सकता है कि भैया दिन रात सुबह शाम देंगे। इसमें भी इंटरमिसिंग होगी, यानी अप डाउन इसमें भी होगा, लेकिन टोटल जो है काफ़ी भरपुष्ट ये दे सकता है। तो विंड हो गया दूसरा
अब बात करते हैं जिसमें इंडिया महारत हासिल रखा हुआ है, हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर का तो सबसे बड़ा बात यही समझिए कि इंडिया के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और ये 24/7 सिस्टम ऑलरेडी है, इसी पे बहुत सारी जगह चल रहा है, तो इसको तो टेंशन लेना ही नहीं है। और इसका एक अच्छा बात है कि इसका एनर्जी आउटपुट कंट्रोल किया जा सकता है। ये सब प्लांट बनाए गए थे तो पुराने डिज़ाइन के हिसाब से तो उतना सोच के नहीं किया जाता, लेकिन इसका स्लू गेट यानी कि जिस गेट से मतलब टरबाइन को पानी दिया जाता है उसको बंद भी किया जा सकता है। यानी कि अगर 6 टरबाइन है उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि 2-3 को बंद कर दो। अब बोलेंगे वैसा क्यों करना चाहिए? सोचिए कि अगर इंडिया खूब दबा के सोलर लगा, दबा के हर कोई हर जगह कर रहा है, तो दिन में तो आपका पावर डिमांड ही नहीं रहेगा। तो आप क्या करेंगे, दिन में भैया 2-3 टरबाइन बंद कर देंगे, तो उससे होगा क्या कि जो पानी आ रहा है नदी में वो रिजर्वायर में जमा होता रहेगा, वो आपका कैपेसिटर की तरह चार्ज हो रहा है। अब जैसे ही शाम होने लगा, सोलर पैनल का आउटपुट घटने लगा, आप धीरे से एक टरबाइन खोलेंगे, भैया तुम अब थोड़ा सा लोड ले लो, फिर धीरे धीरे आप बचा हुआ सारा टरबाइन खोल देंगे, भैया तुम पूरा लोड ले लो, क्योंकि दिन में आपको बंद करना पड़ जाएगा। तो ये करके एक आउटपुट कंट्रोल करने से ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट होता है कि इंडिया के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ऑप्टिममली इस्तेमाल कर पाएंगे, और ये पीकर प्लांट के तौर पे बिहेव कर सकता है। ये आप कभी सोचते हैं ना कि इंडिया में तो लाइन कब भागता है, जबकि यूएस में और मेरा जैसे भी फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब भैया हमको देख ही नहीं लाइन कब भागता है। मतलब यहाँ लोग कभी सोचते ही नहीं कि लाइन भागता है। यूपीएस भी लोग कभी कभार खरीदते हैं, तो वो इसलिए होता है कि बहुत सारी जगह जैसे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, यूरोप हो, ये सब में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं पीकर प्लांट्स, यानी कि बिजली का डिमांड जैसे ही भागने लगता है, और इंडिया में ये होता है कि डिमांड भाग रहा सीधे कट कर दो, सीधे वो जगह को ही कट कर दो जो ज़्यादा डिमांड कर रहा है। वहाँ पे क्या है, भाग रहा है, ठीक है, एक छोटा पावर प्लांट चालू कर दो। छोटा पावर प्लांट होता है जैसे 500 मेगावाट का, सब छोटे छोटे पावर प्लांट होते हैं, ये सब धड़धड़ा के चालू किया जाता है। जनरली सब नेचुरल गैस से चलाया जाता है ताकि फटाक से जेट इंजन चालू हो, जेट इंजन से सीधे जनरेटर चलता है और धड़धड़ा के वो बिजली दे देता है। साइड इफेक्ट बहुत पोल्यूटिंग होता है। मतलब अगर आप नेचुरल गैस का जो पावर प्लांट है उसका मतलब समझिए पर मेगावाट कितना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वो मान लीजिए 2 है, तो ये सब पीकर पावर प्लांट, क्योंकि ये सब बनाए नहीं गए लॉन्ग रनिंग के लिए, ये सब बहुत गंदा होता है। करीब कहिए वो अगर ट्वाइस या थ्राइस ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन वो सब ऐसा बनाया जाता है कि फटाक से, मतलब अभी दिखा कि ग्रिड में वोल्टेज घट रहा है या उसका फ्रीक्वेंसी घटे जा रहा है, अभी धड़ाक से बटन चालू करेगा, धड़धड़ा के एनर्जी वो सब क्विक रैंप अप रहता है। तो पिकअप प्लांट इंडिया में है ही नहीं। मतलब बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ कुछ बन चुके हैं जो कि दिल्ली उल्ली को संभालता है, लेकिन ये हाइड्रो डैम सब जो है ये उस तरह का बिहेवियर दे सकता है। और बैकबोन के मामले में इसका एक अच्छा दूसरा फायदा होता है कि हमारे पास ग्रिड में आप हमेशा स्पिनिंग मास चाहते हैं। स्पिनिंग मास का फायदा होता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसीज है वो एकदम स्मूथ बैलेंस रहता है। दूसरा, वो अप डाउन का झटका बर्दाश्त कर लेता है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री धड़धड़ा के इंडक्शन फर्नेस चालू किया, वो कई मेगावाट का झटका मार डालेगा ग्रिड में। सोलर फार्म, विंड फार्म, ये सब नहीं झटका बर्दाश्त कर सकता। हाइड्रो टर्बाइन हम संभाल लेते हैं, कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि भाई 600 टन का चीज घूम रहा है, वो स्लो तो होने से रहा। आप उसमें कितना ब्रेक मार दीजिए, स्लो तो नहीं होने वाला है। तो वही बात है, उस इतना देर तक उसको लगता है स्लो होने में, कंप्यूटर डिटेक्ट करता है, इस पर लगता है थोड़ा लोड आ गया, दरवाजा थोड़ा सा और खोलो, पानी थोड़ा और डालो, बस वही है। इसीलिए स्पिनिंग मास हमेशा जाता है, क्योंकि वो आपके ग्रिड को एक मजबूती देता है, इसीलिए पूरा दुनिया का ग्रिड को जोड़ा जा रहा है। तो हाइड्रो पावर हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। तो यही 3 चीज़ इंडिया का ऑलमोस्ट सारा लोड को आज के टेक्नोलॉजी पे, मतलब मैं ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ जो कल होगा, नहीं, आज के टेक्नोलॉजी, मतलब ये है, कंपनी से जाके आप खरीद सकते हैं, डिप्लॉयमेंट सॉल्व कीजिए तो ये आज ही सॉल्व कर देगा। अब बात करते हैं, ये तीनों है, लेकिन हर जगह ये अभी सक्सेसफुल नहीं। कारण क्या है? कारण है कि सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत सारा चाहिए, जैसे कि बहुत बड़े बड़े अल्ट्रा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी इंटरलिंक बैकबोन चाहिए, क्योंकि अभी जो इंडिया का जो ग्रिड है, जो कनेक्शन है, ये सब काफ़ी लाइट वेट है। मतलब इंडिया को भी कहिए 3 हिस्सों में बांटा जाता है इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें, या जो लोग इलेक्ट्रिकल ग्रिड में बता देंगे एक्जैक्टली कितना हिस्सों में बांट रहे हैं। तो हिसाब ये है कि अगर नॉर्थ इंडिया में कहीं पावर बन रहा है, जैसे मान लीजिए आपका राजस्थान दबा के पावर बना रहा है, वो नहीं भेज सकता ये साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया मान लीजिए खूब दबा के विंड बना रहा है, वो मतलब यूपी तक नहीं भेज पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। इस समस्या का सॉल्यूशन सिर्फ अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी लिंक है। इंडिया इस पर ऑलरेडी काम कर रहा है और वर्ल्ड लीडर है, क्योंकि इंडिया इकलौता है जिसके पास अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी लिंक है, जो कि पॉइंट ए टू बी टू सी है, यानी कि इंटरकनेक्ट है, इंटरलिंक है। तो वो आगरा में है। तो हिसाब वही समझिए कि उसी को इंडिया को आगे बढ़ाना है कि हर स्टेट आराम से HVDC लिंक से कनेक्टेड हो, ताकि स्टेट में कहीं पे भी कोई भी पावर बना रहा है उसे बंद करने की ज़रूरत ना पड़े। ये अभी बहुत बड़ा समस्या है इंडिया में, कि मतलब विंड टरबाइन आपने लगा दिया, लेकिन विंड टरबाइन लोकल ग्रिड से कनेक्टेड है। लोकल ग्रिड में जैसे ही हुआ कि भैया आपका विंड टरबाइन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, आपको बंद करना पड़ेगा, आप ग्रिड को बर्बाद कर देंगे अगर नहीं किए तो वो बंद होने से आपका लॉस हो रहा है, फालतू का एनर्जी बर्बाद हो रहा है।
तो वही समझिए आप राजस्थान में दबा के सब लोग सोलर फार्म लगाते हैं, दिन में तो धड़धड़ा के उनका ग्रिड नेगेटिव में चला जाएगा, भैया हमारा कोई खपत ही नहीं हो रहा है एनर्जी का। तो वो साउथ इंडिया में अगर भेज सकते हैं उस टाइम, बल्ले बल्ले। तो यही अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी लिंक पहला है, ताकि ये बैकबोन जो है कि इधर से उधर उधर से इधर करना बिजली हो जाए पॉसिबल। दूसरा, हम लोग का स्पिनिंग मास इतना हटाते जा रहे हैं, कोल पावर में बहुत बम बम स्पिनिंग मास होता है, न्यूक्लियर में बम बम स्पिनिंग मास होता है, हाइड्रो में अभी भी बचा हुआ है लेकिन और भी चाहिए, तो ताकि आपका ग्रिड में इनर्शिया रहे, यानी कि वो तुरंत स्लो ना हो पाए। सोलर इन्वर्टर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ना ही विंड टर्बाइन का इन्वर्टर ऐसा कुछ कर सकता है। आपको इसके लिए मास चाहिए, वजन चाहिए, बम बम चाहिए। तो उसके लिए एक नई मतलब एक आदन जाने की टेक्नोलॉजी जो लोग ऑलमोस्ट भूल गए थे, वापस लाया जा रहा है, जिसे कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस मोटर ही है, और इसे बस घुमाया जाता है और कुछ करते नहीं है। और इसका जो इनपुट पावर है, यानी अंदर में ये ब्रश मोटर है, अंदर में जो पावर डाला जाए उसको अगर आप फाइन ट्यून करते हैं तो रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर दोनों मेंटेन कर सकते हैं। और इसका ये फायदा होता है कि जैसे बहुत जगह पे जो HVDC लिंक बनाए जा रहे हैं वो आप कैलकुलेट करके बना रहे हो, क्योंकि आपका जो वाल्व हाउस है, वो जो बड़ा सा ये हॉल है जहाँ पे डीसी आ रहा है उसे डीसी को एसी में बदल रहे हैं, वो आप टिक टुक करके कर रहे हो, वो एक्चुअल जनरेटर नहीं है। ये उसको स्मूथ कर देता है कि नहीं भैया तुम हो। और ये इतना बड़ा मास रहता है कि 10 टन 20 टन कई 100 टन तक के बारे में बात किया जा रहा है। और अब चूंकि इसका ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट भुला दी गई थी कि हमारे पास था ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता, इसको हटा दिया गया था, कैपेसिटर बैंक हटा दिया, कैपेसिटर की टेक्नोलॉजी बेटर हो गई तो इसे हटा दिया गया। ये 1970 सब में खूब चलता था, लेकिन कैपेसिटर डेवलप हो गया तो इसको हटा दिया गया। लेकिन अब वापस इसका बेनिफिट चाहिए, ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन बहुत अच्छा देता है, प्लस रिएक्टिव एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर भी सुधारता है, और इनर्शिया डाल देता है, जो कि ग्रिड के मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये दो चीज़ तो आपको चाहिए, पहले अल्ट्रा हाई मतलब अल्ट्रा वोल्टेज आपको डीसी चाहिए ताकि इधर से उधर कर सकें, और फिर सिंक्रोनस कंडेंसर्स हर जगह पे लगाने होंगे, बड़े बड़े सबस्टेशंस पे, कि भैया बिजली की क्वालिटी बम बम रहे। और फिर अब रहा बात ग्रिड स्केल पे एनर्जी रोकेंगे कैसे। तो पंप हाइड्रो जनरली सब लोग बात करते हैं, लेकिन पंप हाइड्रो के साथ हमेशा ये दिक्कत होता है कहाँ लगाओगे, और हर जगह वो पॉसिबल नहीं होता है। तो पंप हाइड्रो जितना कैपेसिटी सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी मुझे मिली जो दे सकता है, वो है क्रायोजेनिक एनर्जी स्टोरेज। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये टेक्नोलॉजी है कि हाँ भाई मैं कई कई गीगावाट अपना समझ के संभाल सकता हूँ, और ठीक ठाक एफिशिएंसी भी है, 50% to 60% एफिशिएंसी है। और फिर घर को लिए लिथियम आयरन फॉस्फेट, क्योंकि मैं लिथियम आयन घर के अंदर कभी नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो बूम होने वाला चीज़ है, और बहुत खतरनाक बूम। मतलब आपका मोबाइल बूम होता है, आपका घर में आग नहीं लगने वाला, लेकिन अगर 10 किलोवाट का लिथियम बैटरी में बूम हो गया तो बहुत गंदा नुकसान होने वाला है। और रहा बात घर के अंदर, मैं चीज़ वैसा रखना चाहता हूँ जो पैसिवली सेफ हो, यानी कि कुछ गड़बड़ हो गया तो भी कुछ नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल भूकंप आया, छड़ उड़ गिरना, और वो आपका बैटरी में छेद किया, लिथियम आयरन फॉस्फेट को कुछ नहीं होने वाला, वो बस खराब हो जाएगा। जबकि लिथियम आयन है फर्नेस के जैसा जलेगा वहाँ पे। तो इसीलिए घर के अंदर के लिए लिथियम आयरन ज़्यादा बेटर, और प्लस सस्ता भी होता है थोड़ा। और फिर ये सब तो हो गया बेस लेवल पर बात करें, ये सब बड़े स्तर पे काम हो रहा है। छोटे स्तर पे हम लोग को ये करना होगा, हम लोग का घर को स्मार्ट बनाना होगा, यानी घर में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो अलग अलग टाइम पे बिजली खाएं तो बहुत भला होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, इंडिया में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि बार बार उड़ता का है कि सब लोग इंडक्शन मोटर एक ही टाइम पे चालू करते हैं। लाइन भागा हुआ है, सुबह लाइन है, सब दौड़ के धड़ाक से पहले मोटर चालू कर, सब दौड़ के। अब आपको पता है इंडक्शन मोटर बहुत गंदा बैक EMF मारता है, धड़धड़ा के सबका ये होता है, एक ही टाइम पे धड़धड़ा के कई मेगावाट का झटका लगता है, ट्रांसफार्मर बोलता है हमने काम करेंगे, बहुत नौटंकी मार रहे हो। तो वही सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए कि कुछ नहीं करना है, बस आपका मीटर जो है आपका मोटर को देखेगा ग्रिड पे अभी बहुत ज़्यादा बैक EMF चल रहा है, बोलेगा भाई तुम थोड़ा रुक जाना, आपने स्विच चालू कर दिया, वो रुक जाएगा थोड़ा देर, अरे भैया 5 सेकंड रुको, देखा बैक EMF ठंडा हो गया, अब वो चालू किया, फिर देखा कि अरे ये मोटर EMF डाल रहा है, दूसरा बोले अच्छा ठीक है हम थोड़ा रुक जाते हैं 10 सेकंड, हाँ बैक EMF खत्म, हम चल गए। सब ऐसे ऐसे करके लोडिंग को अगर आप सुधारते हैं, हमारा ग्रिड का हेल्थ और लॉन्जिविटी दोनों सुधर जाएगा। और ऐसे करके आप लोडिंग को बैलेंस कर सकते हैं। हम लोग को ऐसा नहीं है कि 10,000 मेगावाट का पावर प्लांट चाहिए, रखते क्यों है, क्योंकि पीक बहुत गंदा मारता है। पीक जो है अगर आप पीक को फ्लैट कर देते कि जैसे ठीक है, जैसे बैंगलोर में है मान लीजिए, वो देखता है कि यहाँ ये ब्रांच में मतलब ये ब्लॉक में 10 बड़े बड़े AC यूनिट हैं जो पूरा पूरा बिल्डिंग से भाग रहे हैं, लेकिन कभी उसको एक साथ नहीं चालू करेगा, बोलेगा ठीक है तुम चालू हो गए, होलो ठंडा हो गया, हाँ अब तुम हो गए, हाँ ठीक है अब तुम, ऐसे से करके बस पीक लोड को अगर कम रख लेते हैं बहुत भला होगा। तो स्मार्ट होम्स चाहिए घर में वैसा करने के लिए, और स्मार्ट ग्रिड, ताकि ये सब काम को कोऑर्डिनेट किया जा सके। तब मैनेजमेंट ऐसा होगा कि रिन्यूएबल्स एनर्जी का जो इंटरमिटेंसी है उसको मैनेज किया जा सकता है, और बचे खुचे पावर के लिए बायोमास और बायोगैस को डाला जा सकता है। मैं न्यूक्लियर को कभी नहीं प्रमोट करता हूँ, क्योंकि न्यूक्लियर सीधा ऐसा समझिए कि इंसान गलती करता है, न्यूक्लियर गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। सोलर में भी लोगों की जान जाती है, विंड में भी लोगों की जान जाती है, लेकिन उनके पुस्तकें नहीं चले जाती हैं। और न्यूक्लियर के साथ हमेशा ये होता है कि भैया आपका पुस्तक तक बर्बाद कर देता है, तो इसीलिए मैं न्यूक्लियर को नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। और रहा बात फ्यूजन का, वो इतना गंदा जोक है, थक गया हूँ भाई देख देख के। मतलब वी फाइनली ब्रोक इवन, बहुत अच्छी बात है, कितना ब्रोक इवन फैक्टर है 1.3,
आप ऐसा समझिए कि हम लोग अभी वहाँ पे हैं कि स्टार्टर मोटर चालू हो रहा है, इंजन घूम रहा है, बस इंजन तेल नहीं खा रहा है। हम लोग का वही सारा फ्यूजन पावर प्लांट जितने बनाए जा रहे हैं सब जोक हैं, क्योंकि कोई भी एक्सेप्ट अभी तक ब्रेक इवन नहीं कर पाया। जो एक तो किया भी, वो भी 1.3 था। हम लोग को चाहिए कि भाई हम 1 गीगावाट एनर्जी डालें, तुम 50 गीगावाट दो फ्यूल खा के, मतलब ईंधन खाओ और हमें एनर्जी दो। वो हो ही नहीं रहा है, कोई नहीं अभी तक क्रैक कर पाया। और गीगावाट पे मतलब ये समझिए सालों पे सालों लग रहा है, 30 साल लग चुका है बड़े बड़े प्रोजेक्ट का। और पैसा पानी की तरफ आ जाए तो उतना पैसा में इतना बड़ा सोलर फार्म बनाया जा सकता है, दुनिया का एनर्जी खत्म हो जाता हो गया भाई। तो अब टेंशन ही हम लोग नहीं रहता है, इतना विंड लगाया जा सकता है कि भैया दिन रात का टेंशन ही नहीं लेना है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो ऑलरेडी एक्टिव है, रियल है, आज इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा एक टेक्नोलॉजी है जो शायद हो जाए। तो इसीलिए जनरली मैं न्यूक्लियर को रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि जो फ्यूजन है वो है कि भैया हम गलती करेंगे तो मतलब पूरा दुनिया उड़ा डालेंगे, और फ्यूजन जो है सुनते सुनते थक गया। तो इसीलिए यही सब जैसे कि विंड, सोलर, हाइड्रो, और अगर आप बायोगैस, बायोमास ये सब ऐड कर देते हैं बल्ले बल्ले, और सब जितनी टेक्नोलॉजी जैसे कि क्रायोजेनिक एनर्जी स्टोरेज, लिथियम आयरन फॉस्फेट होम बैटरी स्टोरेज सिस्टम, ये सब जोड़ के स्मार्ट होम, स्मार्ट ग्रिड, आप ऐसा आज कर सकते हैं। यानी कि 2025 तक किया जा सकता है कि अगर लग जाए कि नहीं मतलब 100% रिन्यूएबल पे चलना चाहते हैं, ये पॉसिबल है। फिजिक्स मना करना बंद कर दिया, इंजीनियरिंग मना करना बंद कर दिया, मास प्रोडक्शन ऑलमोस्ट पहुंच रहा है उस लेवल पे। अब तो इंडिया में सोलर फार्म भी बनने लगे हैं, यानी कि मतलब सोलर सेल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लगा है। तो गाड़ी बहुत अच्छे स्पीड से चल रही है और ये सब किया जा सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन 100% रीन्यूएबल ग्रिड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।